अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के पंजाब बोर्ड की न्यू बुक के साथ। ये वाले लेक्चर्स जो हैं हमारे स्लाइड्स के अंदर होंगे, तो स्लाइड्स में आसानी के साथ आप इस तमाम टॉपिक को समझेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द होम्योस्टेसिस। तो आइए आज की इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन का जिक्र करते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे या एक ऑर्गेनिज्म की इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम रखता है, स्टेबल रखता है। बाहर भले कितना ही चेंजेस आ जाए, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट सेम रहे, तो इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा जाएगा। होम्यो का मतलब ही होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टे। हम कह सकते हैं सेम रहना, पहले के जैसा रहना। तब्दीली आ गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, बॉडी फिर से सेम हो गई। वाटर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, बॉडी ने फिर से अपने आप को सेम कर लिया। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गया, बॉडी ने सेम कर लिया। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो ये फिर से सेम हो गया। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये सेम हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस की वजह से हमारे अंदर जो स्टेबिलिटी रहेगी, उससे फिर हमारे नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो हो पाएंगे और हम जिंदा रह पाएंगे, हमारा सर्वाइवल हो सकेगा। मज़े लिखा हुआ है कि होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट की कंडीशंस तब्दील होती रहती हैं। जब इन्वायरमेंट की तब्दीलियाँ होंगी तो उसका असर हमारे ऊपर भी होगा। हमारा टेम्परेचर भी तब्दील हो सकता है हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा देर तक ना रहे, हो सकता है साल्ट वगैरह भी कम ज़्यादा हो सके। हमारे सेल्स के अंदर भी, सेल्स में भी साल्ट ज़्यादा या कम हो सकता है, ऑक्सीजन का भी फ़र्क हो सकता है। तो इन्वायरमेंट बदलती रहती है और उस सूरत में हमारी बॉडी कोशिश करेगी कि सेफ़ लिमिट में हमारी बॉडी रहे, हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट सेम रहे, ताकि हमारे एंजाइम्स, हमारे सेल्स जो हैं वो ठीक से काम कर सकें। तो होम्योस्टेसिस एक मेंटेन कर रहा होता है स्टेबल इन्वायरमेंट को हमारी बॉडी के लिए। फिर बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस के अंदर आने वाले मेजर प्रोसेसेस कौन से होते हैं। तो 3 अहम प्रोसेसेस होते हैं। थर्मो रेगुलेशन जो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन जो वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करेगा, और एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। ये तीनों प्रोसेस साथ में मिलकर हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो हम कहेंगे होम्योस्टेसिस कोई एक प्रोसेस नहीं होता, उसके अंदर सेट ऑफ मैकेनिज़म्स आ जाते हैं, उसके अंदर कई सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होते हैं, जो हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसके अंदर थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस के बारे में। तो एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस के बारे में जिक्र करेंगे तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। रिसेप्टर्स जो कि चीज़ों को महसूस करेंगे, जिन्हें सेंसर्स भी कहा गया है। कंट्रोल सेंटर जो कि कमांड जारी करेगा और फिर देखेगा कि किस तरह से चीज़ को ठीक किया जा सकता है। और इफेक्टर जो कि कंट्रोल सेंटर की कमांड के हिसाब से मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर चेंज आता है तो उस चेंज को डिटेक्ट किया जाता है, जो कि रिसेप्टर्स करते हैं, कंट्रोल सेंटर को खबर देते हैं। कंट्रोल सेंटर फिर इफेक्टर को कहता है और इफेक्टर रेस्पॉन्स करता है, जिससे फिर होम्योस्टेसिस यानी कि चीज़ें सेम हो जाती है। अब सबसे पहले रिसेप्टर्स का जिक्र किया गया है, जिन्हें सेंसर्स भी कहा गया है। रिसेप्टर्स हमारे ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, हमारे टिश्यूज़, हमारे सेल्स या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जो कि चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। अब वो चेंजेस अगर हमारी अंदर की तरफ आए होंगे तब वहाँ से भी डिटेक्ट किए जाएंगे और बाहर से आने वाले चेंजेस को भी डिटेक्ट किया जाएगा। तो फिर इनकी कामों की बात करेंगे तो स्टिमुलाई को, चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर के पास पहुंचते हैं। अगर ये रिसेप्टर्स ना होते तो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले चेंजेस को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं? मिसाल के तौर पर टेम्परेचर तब्दील हुआ है तो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, जो कि फिर ब्रेन को खबर पहुंचाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा हुआ है तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं सेल्स के पास, जो ब्लड प्रेशर के बारे में बताते हैं। इसी तरह से स्किन के पास पेन रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो दर्द को बताने का काम करते हैं, इंजरी वगैरह को। इसी तरह से हमारे नाक के पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो गैसेस वगैरह को, स्मेल वगैरह को बताने का काम करते हैं। उसके अलावा हमारे माउथ के अंदर भी, ज़ुबान में भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो जायके को बताने का काम करते हैं। और ये तमाम खबरें जो हैं कंट्रोल सेंटर के पास पहुँचाई जाएंगी। तो हम कह सकते हैं रिसेप्टर्स अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं, जो कि चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे और कंट्रोल सेंटर को अलर्ट करेंगे कि ये चेंज आ चुका है, अब आपने आगे काम करना है। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो रिसेप्टर्स में से ये पैगाम को हासिल करता है और फिर प्रॉपर मैसेज जो है डिसाइड करता है। तो इसका काम मैसेज को हासिल करना, उसके बाद देखना कि वो मैसेज कैसे नॉर्मल लिमिट तक पहुंचाया जा सकता है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फिर वो मैसेज जो होगा इफेक्टर को फिर वो भेजेगा।
तो कंट्रोल सेंटर को हम हमारा डिसीजन मेकर कह सकते हैं, जो इंटर एनवायरनमेंट को सेफ लिमिट में रखने का काम करेगा। अब कंट्रोल सेंटर कैसे काम करता है? कंट्रोल सेंटर के पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इनपुट से आएगी, यानी कि रिसेप्टर से आएगी, और उस तरह से फिर जो मैसेज आएगा वो आउटपुट यानी कि इफेक्टर के पास पहुँचेगा। अब कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन भी हो सकता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, या फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी हो सकता है, जो कि हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा या केमिकल्स को रिलीज़ करेगा। अब हम बात करते हैं सेट पॉइंट के बारे में। हमारी बॉडी कोशिश करती है कि तमाम चीज़ों को सेट पॉइंट पर रखा जाए। सेट पॉइंट एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिस पर हमारी बॉडी काम कर पाती है। जैसे टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37 सेल्सियस होता है, इसी तरह से ब्लड प्रेशर का भी एक सेट पॉइंट होता है और ग्लूकोज लेवल का भी एक सेट पॉइंट मौजूद होता है। अब किस तरह से ये हमारी बॉडी काम करेगी? रिसेप्टर सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारी बॉडी सेट पॉइंट पर मौजूद है या नहीं। अगर सेट पॉइंट पर मौजूद होगा तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर सेट पॉइंट पर मौजूद नहीं होगा तो फिर एक्शन जो है लिया जाएगा, और इस तरह से हमारी बॉडी इफेक्टर को पैगाम भेज करके चीज़ों को सेट करेगी। तो हमारा कंट्रोल सेंटर जो है वो सेट पॉइंट तक लाने की कोशिश करता है, इसलिए वो इफेक्टर को कमांड भेजता है ताकि तमाम चीज़ें होमोस्टेसिस के मुताबिक प्रॉपर हो सकें। अब इफेक्टर्स की बात करेंगे। ये वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कंट्रोल सेंटर में से कमांड को हासिल करते हैं और फिर चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। तो इफेक्टर्स टिश्यूज़ या ऑर्गन्स हो सकते हैं जो कि कंट्रोल सेंटर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से रेस्पॉन्स करते हैं। अब मेन जो इफेक्टर्स हैं वो मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं। मसल्स कॉन्टैक्ट या रिलैक्स होकर के रिस्पॉन्स करते हैं, और ग्लैंड्स जो होते हैं वो चीज़ों को सीक्रेट करके रेस्पॉन्स करते हैं। फिर वो हार्मोन्स को, एंजाइम्स को या पसीने को सीक्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमांड जो है वो आएगी इफेक्टर के पास, इफेक्टर रेस्पॉन्स देंगी, जिसके बाद फिर रिजल्ट हमारे पास होम्योस्टेसिस वाला नॉर्मल हो जाएगा। तो इफेक्टर्स की वजह से नॉर्मल कंडीशंस मेंटेन रह पाती हैं। अब मिसाल लिखी हुई है कि अगर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, शिवरिंग, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। हमारे जो स्वेट ग्लैंड है वो पसीना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और उसके अलावा ब्लड वेसल्स जो हैं वो छोटी हो जाएंगी ताकि कम ब्लड गुजर सके। इसी तरह से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है तो पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी, जिसके बाद जो है हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो चुका होगा। तो इफेक्टर्स को हम वर्कर्स कह सकते हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर एग्जांपल लिखी हुई किस तरह से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लिमिट से कम हो चुका है तो स्किन में रिसेप्टर्स होंगे जो चेंज को डिटेक्ट करेंगे। फिर इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पास, जो कि कंट्रोल सेंटर होगा हाइपोथैलेमस, वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। फिर हाइपोथैलेमस में से जो है कमांड्स आएंगी जो कि मसल्स के पास और ब्लड वेसल्स के पास पहुँचेंगी। मसल्स जो है शिवरिंग करके हीट को प्रोड्यूस करेंगी और ब्लड वेसल्स वैसो कंस्ट्रक्शन करके हीट लॉस को रोकेंगी। इस तरह से हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को नॉर्मल कर लेगी। तो वैसो कंस्ट्रक्शन, ब्लड वेसल्स का छोटा हो जाना, अंदर से ये नैरो हो जाती हैं, और शिवरिंग जिसके अंदर मसल्स हमारी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और बहुत तेज़ी से रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे हीट प्रोड्यूस होगा और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होगा। तो समरी की बात करेंगे तो रिसेप्टर्स चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोल सेंटर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, इफेक्टर्स रेस्पॉन्स करेंगे और तमाम चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। यही चीज़ें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। होम्योस्टेसिस की बात करेंगे, ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर रेंज में ला कर रखता है, एक नैरो रेंज में ला कर रखता है, जिसको हम हमारा सेट पॉइंट कहते हैं। और फिर भले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, हमारी बॉडी सेट पॉइंट पर ही मौजूद रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह के लेक्चर्स मजीद चाहिए तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर को भी आप लोगों के लिए अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।